नमस्कार दोस्तों। राहुल भाई डटकर खड़े, बरअक्स गद्दार गैंग खड़ा है। गद्दार गैंग ने राहुल भाई को धमकी दी। राहुल भाई ने पलट कर जवाब दिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं, तुम एस्टीम फाइल में फंसे हुए हो। जी हां, यही जवाब है भारत के नेता प्रतिपक्ष का उस नरेंद्र मोदी के पूरे गैंग को, जो नरेंद्र मोदी का गैंग रात रात जाग कर उनके कैबिनेट स्तर के मंत्री वीडियो बना के डाल रहे हैं, यह कह के कि राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी वैसा बोल रहे हैं, राहुल गांधी ऐसे भ्रमित कर रहे हैं, ये है वो। जब ये सब बताते हैं तो दिखाई देता है कि राहुल गांधी एक शब्द कहते हैं, फुलझड़ी छोड़ते हैं, और उनके एक मिनट की बात पर पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सब बौखला जाते हैं। जी हां, यह होते साफ दिखाई दे रहा है, और जब यह दिखाई दे रहा तो उनके प्रधानमंत्री से लेकर सबकी यह दशा हो जाती है। तो प्रधानमंत्री असम पहुंचते हैं और कहते हैं कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं मां भारती के लिए उनके मन में कुछ सम्मान नहीं हो, मां भारती का नाम नहीं ले सकते। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। मुझे याद आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है मेरी कहानी, हिंदी में अनुवाद में डायमंड्स बुक ने छापी है। इस किताब को पढ़ लीजिए। इस देश में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने भारत माता कौन है और भारत माता को लेकर के पूरी तरीके से उसकी परिभाषा दी थी, परिभाषित किया। उन्होंने ही बताया था कि इस देश का हर शख्स भारत माता है। इस देश की जमीन, इस देश के वन, इस देश के पेड़, इस देश की हवा, सब कुछ भारत माता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुरदासपुर में खड़े होकर बताया था, जब वो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के और लाहौर से लौट रहे थे। जी, पंडित नेहरू ने रावी के तट पर ही खड़े होकर के तिरंगे को भारत की शान बनाया था, जो आज तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे कि देश आजाद हुआ था, आजाद होते ही भारत की सीमाओं की रक्षा करने, भारत की सीमाओं को और बढ़ाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेना भेजी थी, युद्ध किया था। और वह युद्ध सिर्फ सेना ने नहीं लड़ा था, कांग्रेस के लोग थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज है उसके जो पुरोधा थे वो शेख अब्दुल्ला के लोग थे, सिख कौम के लोग थे, और ये सब लोग मिल करके अपनी जनसेना बना करके सेना के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। जी हां, महिलाएं लड़ रही थी। और तब हमने भारत की सीमाएं बढ़ा करके एक लंबी दूरी तय की थी। तो सीमाओं की रक्षा उन्होंने ही की, किसी और ने नहीं। जब नरेंद्र मोदी यह कहते हैं तब हमें आता है कि भारत की सीमाएं कितनी थी और सुरक्षा कितनी थी, जिसे खत्म कर दिया गया है। आज यह हो रहा है, खुद सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, उनकी पूरी भाजपा आरएसएस कह रही है कि भारत में घुसपैठिए घुसाए, घुसपैठिए घुसाए। तो ये घुसपैठिए 12 साल के पहले तो नहीं घुसे थे, तो 12 साल से सत्ता नरेंद्र मोदी की है, और इस सत्ता में यदि घुस आए हैं तो सीमा की सुरक्षा किसने कमजोर की है? क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब, मनोज एम नरवणे की किताब दिखाकर और यह बता दिया था कि कैसे सीमाओं पर अतिक्रमण चीन करता चला आ रहा है।
उनके टैंक हमारे यहां घुस आए, वो गालवान में घुस आए और हमारे कर्नल समेत 20 लोगों को मार डाला गया, जवानों को मार डाला गया। जी हां, जब जवानों को मार डालने की बात होगी तो हमें वह भी घटना याद आएगी। पुलवामा में यही दिन था, तारीख थी, राहुल गांधी वहां गए जहां पर वो 41 हमारे जवान शहीद हुए थे। जी, वो जवान देश की सीमाओं की रक्षा के लिए निकले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें सुविधाएं नहीं दी। यह बात उस समय के जो राज्यपाल थे वो मिस्टर मलिक ने उनको बताया था, राहुल गांधी को ही सुन लीजिए। हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे, तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पे। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पे। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वांच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, करना भी नहीं है। अब आप सोच लीजिए, आज वो जीवित नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो बता गए थे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने किया है और इन्हें कुछ नहीं करना है। ये बात वो लगातार बताते चले आए। जब वो ये बता रहे थे तो निश्चित रूप से इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं था। घटना के समय वहां का गवर्नर था। तो अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से नरेंद्र मोदी ने सीमाओं की भी दुर्दशा की है। जिस आरडीएक्स से कहा जा रहा था 350 किलो आरडीएक्स वहां आया था और जिससे उड़ाया गया, वो आरडीएक्स कहां से आया था आज तक नहीं पता है। पुलवामा का ये ब्लास्ट किसने किया, कैसे किया, क्या साजिश हुई, आज तक नहीं पता है। हमें नहीं पता है पहलगाम में किसने क्या क्या किया, आज तक वो सब फ्री है। और इसी तरीके से चाहे पठानकोट हो, चाहे बालाकोट हो, चाहे कहीं की भी बात आप करिए, सारी घटनाओं में आज तक कुछ नहीं पता। लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ, आज तक उस पर कुछ सच सामने नहीं आया। तो जब यह सच सामने नहीं आता है तो पता चलता है कौन घुसपैठ करा रहा है, कौन सीमाओं को असुरक्षित कर रहा है, कौन संजीदा नहीं है। जी हां, क्योंकि राहुल गांधी तो उनको लेके इतना संजीदा है कि वो पुलवामा की उस शहादत स्थल पर भी गए और वहां शहीदों को नमन किया। नरेंद्र मोदी 2019 में घटना हुई थी, नरेंद्र मोदी 7 साल बाद भी उस जगह नहीं गए, उनको एक फूल अर्पित नहीं किया जिस धरती में उनका खून, उनके चिथड़े सब उड़े थे। जी हां, इसके बाद यदि आप याद करें तो आप बताइए, पहलगाम में आज तक नरेंद्र मोदी नहीं गए। आज तक वो पठानकोट में उस जगह नहीं गए जहां हमारे सैन्य ठिकाने पर जिस तरह की घटना हुई थी। और इसी तरीके से तमाम जगह आता है, क्योंकि राहुल गांधी उन सारी जगह गए, सबको श्रद्धांजलि भी दी और सच से वाकिफ भी हुए। उन्होंने सरकार को आगाह किया। वो चीन की उस सीमा पर भी गए, वो अरुणाचल प्रदेश भी गए। उन्होंने हर जगह से बताया कि कैसे देश के साथ धोखा हुआ है। यही तो डर लगता है, और जब यह डर लगता है तो ये झूठ बोलते हैं और ये करते हैं। राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से ट्रेड डील के जरिए, यूएस ट्रेड डील के जरिए नरेंद्र मोदी ने भारत माता को बेच दिया है। जब वो भारत माता को बेचने का पूरा खुलासा कर रहे थे, तब वो बता रहे थे कैसे इस देश के साथ में क्या होगा। कपास के किसान हो या दूसरे और लोग, तमाम सारी क्रॉप की बात हो, और इसके बाद युवाओं के लिए चाहे भविष्य की बात हो, एआई का संकट हो या डेटा का संकट हो, हर जगह जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने झुककर समझौता किया है, तो राहुल गांधी इसीलिए तो कहते हैं
जो उखाड़ना है उखाड़। जी हां, जब यह ट्रेड डील पर राहुल गांधी स्पष्ट बता देते हैं किस तरह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म करने की साजिश रची है अमेरिका ने। हम पर 18% टैरिफ है जिस चीज पर, उसी पर बगल में बांग्लादेश में 0 है। बांग्लादेश पहले कपास हमसे खरीदता था, अब वो यूएस से खरीदेगा। यानी फायदा उसे, नुकसान हमें। या तो हम बांग्लादेश के आगे झुक जाएं, उस बांग्लादेश को जिसको हमने बनाया, हमें उसने पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया अमेरिका ने। जिस पाकिस्तान को हम तुच्छ सा समझते हैं, हमारे यूपी से भी छोटा है। तो अब आप सोचिए, जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से बात आनी चाहिए। इतनी सब बातों के बाद में उन पर जवाब देने के बजाय कपड़ा मंत्री, वो जो खुद को गिरिराज सिंह कहता है, वो असल में फ्रॉड सिंह है। और वो झूठे एआई जनरेटेड फोटोज दिखाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपमानित करने की कोशिश करता है। उन नेहरू को जिन्हें भारत टूटा फूटा मरा हुआ सा मिला था, उन्होंने भारत की सीमाएं भी बढ़ाई, भारत का रकबा भी बढ़ाया और भारत को ले जाके एक मजबूती के साथ खड़ा किया। जी हां, बहरहाल उस पर वो नहीं बोलते जिस पर बोलना चाहिए टेक्सटाइल मंत्री को, यानी कपड़ा मंत्री को। उस पर भी पीयूष गोयल बोलते हैं, और जो पीयूष गोयल बोलते हैं वो पेट्रोलियम पर भी बोलते हैं। लेकिन ये नहीं बताते, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी डरा घूम रहा है। वो इसके लिए बात नहीं कर रहा है कि पेट्रोलियम के बारे में क्या सौदा हुआ है अमेरिका के साथ, कि कैसे अमेरिका ने टाटा है और हमने आदेश दिया है रिफाइनरीज को कि नहीं, आप रसिया से तेल मत खरीदो। जी हां, उस पर वो बात नहीं कर रहा है, उस पर भी दूसरा कर रहा है। विदेश मंत्री विदेश नीति पर बात नहीं कर रहा है। यानी इतनी बौखलाई हुई सरकार है। और अमित शाह बता रहा है, राहुल बाबा झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। यदि राहुल बाबा इतना ही बुद्धि के परिपक्व नहीं है तो आपको डर क्यों लगता है? आपकी हालत क्यों बिगड़ती है? उनके खिलाफ आप लगातार साजिशें क्यों रचते हैं? क्योंकि असल में वो आपकी पोल खोल देते हैं। जी हां, यही आपका डर है। आप देश की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। लगातार हम गर्त में जा रहे हैं, गिर रहे हैं, मैन होल में गिर रहे हैं। मैन होल से मुझे याद आया, पटना में एक जो है खुले नाले में हादसा हुआ और 2 साल का मासूम बच्चा गिर करके मर गया पटना में। इसके पहले हमने दिल्ली में देखा, बाइक सवार लड़का गिरा और मर गया। हमने लखनऊ में देखा, इसी तरह से मर गया। इसी तरीके से नोएडा में गाड़ी से जा रहा था, मर गया, इंजीनियर था। तो इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश बनाने की बजाय, देश को सुरक्षित करने की बजाय सिर्फ राहुल गांधी से लड़ाई लड़ने का फैसला किया। जब वो राहुल गांधी से लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से आता है। ये देखिए आप, पुलवामा में जब वो हुआ तो ये मरे थे, ये जो लोग, राहुल गांधी वहां गए थे, फूल अर्पित किए थे, ये है। लेकिन इनकी स्थिति ये है कि ये आज तक नहीं गए, और जब नहीं गए तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। राहुल गांधी उस जगह खड़े होकर, इन्होंने एक स्मारक बनाना तक मुनासिब नहीं समझा, राहुल गांधी ने उस धरती को नमन किया। तो यह अपने आप में बताता है कि कहां आज ये है। आज हालत ये हो गई है, भारत की शिक्षा महंगी हो गई है, नौकरियां कम और कम होती जा रही हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में है, टैक्स और बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, किसी चीज से राहत नहीं है। अमेरिकी वस्तुओं पर जो 0 टैरिफ से भारी नुकसान हो रहा है वो भारत के लोगों का हो रहा है। और अमेरिका के साथ ट्रेड डील से आजीविका पर संकट पड़ रहा है, वह भी सामने है। महंगाई की मार घर का बजट बिगाड़ रही है।
अब आप सोचिए, अमेरिका से आयात बढ़ने से भारतीय उद्योगों पर संकट और बेरोजगारी का जो है और बढ़ावा होने की उम्मीद, और इसी तरह से मनरेगा छीनकर मजदूरों को मारा जा रहा है। तो जब इस तरह से हो रहा हो, तब नेहरू के बारे में कहेंगे, उस नेहरू के बारे में जिसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा था कि सार्वभौमिक रूप से आपको दुनिया में शांति स्थापना और सुलह के लिए सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। मेरा मानना है कि आप व्यक्तिगत क्षमता में शांति स्थापित करने में एक विश्व नेता हैं, साथ ही सबसे बड़े तटस्थ राष्ट्र के प्रतिनिधि भी हैं। अब आप सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए यह कहा जाता था, और जो फर्जी विश्व गुरु है अपने आप बनता है, उसकी हालत आप देख रहे हैं। उसकी हालत यह है कि पटना में एक आईपीएस ऑफिसर अमिताभ कुमार दास, जो 94 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, उन्हें जबरी रिटायर कर दिया गया क्योंकि वो सच बोलते थे, ईमानदार थे, और उनकी ईमानदारी के कारण उन्होंने अभी एक नीट छात्रा का, जो स्टूडेंट थी, तैयारी कर रही थी, उसका जिस तरीके से रेप किया गया, हत्या की गई, उसको लेकर के उन्होंने कड़ी जांच की बात की थी और उसको लेकर लगातार आवाज उठाई थी। उन्होंने मांग की थी एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का जिस तरह से भूमिका आ रही है, उसके बाद में अब उनसे इस्तीफा राष्ट्रपति को ले लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। ये करना था कि रातों रात उनके यहां पुलिस जाती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है, घर से उठा लेती है। सोचिए आप, यह है तो यह कायरता है कि जो सच बोलेगा, जो बताएगा नरेंद्र मोदी सरकार का, और इनके झूठ की पोल खोलेगा, उसको इस तरह से दमन करते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी से डर लगता है। लेकिन राहुल गांधी ने कमर कस ली। पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक राहुल गांधी ने कांग्रेस को सक्रिय कर दिया है। जगह जगह कांग्रेस सड़कों पर है। चाहे जम्मू कश्मीर में बात कर लीजिए, चाहे पंजाब में बात कर लीजिए, हरियाणा में बात कर लीजिए, दिल्ली में कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में कर लीजिए, मध्य प्रदेश में कर लीजिए, राजस्थान में कर लीजिए, गुजरात में कर लीजिए, महाराष्ट्र में कर लीजिए, आप आंध्र प्रदेश में कर लीजिए, आप तेलंगाना में कर लीजिए, कर्नाटक में कर लीजिए, तमिलनाडु में कर लीजिए, केरल में कर लीजिए, आप पौंचेरी में कर लीजिए, आप बात कर लीजिए उत्तराखंड में, आप बात करिए उड़ीसा में, आप बात करिए जो है बिहार में, आप बात करिए बंगाल में, आप बात करिए असम में, कहां कांग्रेस नहीं लड़ी? हर जगह सड़क पर उतर चुकी है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। नरेंद्र मोदी समेत उनकी पूरी सेना भागी हुई है और इसलिए सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ का सहारा है और कुछ नहीं है। तो यह नरेंद्र मोदी और उनके गैंग की सच्चाई है, जान लीजिए। अब ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं, आपकी है, क्योंकि राहुल गांधी अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ रहे हैं। सत्ता के लिए नहीं, आपके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि सत्ता के लिए चुनाव 2029 में होगा। जब राहुल गांधी आपके लिए, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए लड़ रहे हो, तो खड़ा होना आपका बनता है। जी हाँ, सोचिए। जी।